प्रिय मित्रों, नमस्ते। CMPC यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत, अभिनंदन। रीट की सीरीज़ के अंदर जो विज्ञान का पार्ट है, उस विज्ञान के 30 क्वेश्चन हम सही करें। उस सीरीज़ के अंदर आज हम लेते हैं जो आपके सिलेबस में दे रखा है, एक्सरे यानी एक्स किरण, और दूसरा है CT स्कैन जिसका पूरा नाम है कंप्यूटर टोमोग्राफी। ये दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है और इनके बारे में आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आज हम इसके बारे में एक ब्रीफ जानकारी ले लेते हैं। कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है वो हम यहाँ आज लेते हैं। मैंने इसके पहले आपको जो ज़रूरी टॉपिक लेकर के जो भी विज्ञान का पार्ट है, मैंने काफ़ी चीज़ें आपको पहले, जैसे नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, इसके अलावा प्राकृतिक रेशे जिसमें संश्लेषित रेशे, कृत्रिम रेशे, इन सभी के बारे में भी मैंने वीडियो बना करके आप तक भेजे हैं इसी CMPC यूट्यूब चैनल पर। आपने देखे, आपको फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं इसके अंदर हम इन दोनों टॉपिक पर बात करेंगे, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो CMPC यूट्यूब चैनल है आप उसको सब्सक्राइब जरूर करें। आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही टेलीग्राम चैनल जो है CMPC बाय KLP सर के नाम से, आप उसको भी ज्वाइन करें ताकि आपको टाइम पे सारे अपडेट्स मिलते रहें। आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके करियर के लिए, आपके भविष्य के लिए मैं लगातार आप काम कर रहा हूँ और करता रहूँगा। मैं आपको बीच रास्ते में नहीं छोड़ सकता। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको ये जो कंटेंट आप तक पहुँचा रहा हूँ, आपको ज़रूर इसका फ़ायदा होगा और आप अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे। तो लीजिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, एक्सरे यानी एक्स किरण, और दूसरा है CT स्कैन। एक्सरे के अंदर जो ज़रूरी चीज़ें हैं, देखिए बिल्कुल फिजिक्स का टॉपिक है और संयोग से मैं भी फिजिक्स का ही आदमी हूँ, ये आप ही के लिए हैं। लेकिन इसके अंदर आपको क्या है कि बहुत कम इसके अंदर चाहिए, जितना उतना ही मैटर रखा है मैंने, बाकी तो हम इसमें जितना चाहे उतना कर सकते हैं। खास बात, सबसे पहली बात ये विद्युत चुंबकीय विकिरण है ये, यानी एक्सरे जो है, एक्स किरण, ये विद्युत और चुंबकीय दोनों ही प्रकृतियाँ बताती है। इसका जो ग्राफ आता है, आपने साइंस के अंदर पढ़ा होगा, उसके अंदर इस प्रकार से चलता है और एक जो चलता है वो इस प्रकार से, यानी कि E और B दोनों परस्पर लंबवत होते हैं। E मतलब विद्युत क्षेत्र और B मतलब मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र। तो खैर आपको इसका इतना नहीं करना है, आपको तो खाली जानकारी रखनी है कि एक्स किरण जो है वो विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में काम करती, इसका प्रभाव विद्युत चुंबकीय विकिरण है, अकेला विद्युत या अकेला चुंबक नहीं है। दूसरा है इसकी तरंग दैर्ध्य, जो लैम्ब्डा पॉइंट बोलते हैं। तरंग दैर्ध्य इसकी 10 से लेकर के 0.01 नैनोमीटर तक होती है। तरंग दैर्ध्य किसको बोलते हैं, आपको मालूम होगा, एक तरह से जो वेव चलती है, तरंग चलती है, ठीक है, इस दिशा में x और इधर टाइम, तो ये दो शंकों के, क्रमागत शंकों के बीच की जो दूरी होती है वो आपके तरंग दैर्ध्य होती है, ठीक है। भले आप नीचे से ले लें तो ये इसके और इसके बीच की दूरी भी आपके लैम्ब्डा ही है, यानी दो क्रमागत शृंगों या दो क्रमागत घर्तों के बीच की दूरी जो होती है वो तरंग दैर्ध्य होती है, ये आपको पता हो। इसके अलावा एक और बात आती है इसके अंदर कि जो आवृत्ति है वो आपके आवर्तकाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि n बराबर 1/t। आवर्तकाल t का मतलब ये हुआ कि एक तरंग यहाँ से, तरंग का कोई कण यहाँ से चल करके और एक चक्र पूरा करके यहाँ तक आता है, यानी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो टाइम लगता है वो कहलाता है आवर्तकाल, टाइम पीरियड, जिसको अपन कैपिटल T कहते हैं। सीधी भाषा में बात करें तो हर पार्टिकल के लिए आवर्तकाल की परिभाषा अलग होगी, वो संख्या अलग होगी। कैसे, यानी कि जैसे आपके लिए आपका फिक्स पॉइंट है, जैसे आप घर से रवाना हुए और अपने नौकरी तक पहुँचे या अपने अभिष्ट तक पहुँचे और वहाँ से वापस वहाँ जाकर वापस घर तक पहुँचे, तो इस पूरे साइकिल में जो टाइम लगा, जिस बिंदु से रवाना हुए वहाँ से होकर के वापस उसी बिंदु पर आए, इसमें जितना टाइम लगा वो कहलाता आपके आवर्तकाल T। तो ज़्यादा हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है, ये भी अलग टॉपिक है और एक शॉर्ट में आपके उसके अंदर है, इसलिए मैंने इस पर बात कर ली। फिर तीसरी बात आती है खोज, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, खोज यानी कि विल्हेम कॉनरेड रोंटजन द्वारा की गई है। नाम सुन लेना आप, विल्हेम कॉनरेड रोंटजन। ये रोंटजन वर्ड बहुत फेमस है। 1895 में की
और जर्मनी में जो वुर्ट्सबर्ग विश्वविद्यालय है वहाँ पर ये फिजिक्स के प्रोफेसर रहे हैं। ठीक है, ये आपके लिए खोज वाला पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट। इन एक्स किरणों का जो अन्य नाम है वो रंटजन या रोंटजन किरणें भी है, मतलब इन्हीं के सम्मान में इनको रंटजन किरणें या रोंटजन किरणें भी कहा जाता है। ये खास तौर से ये नाम जर्मनी के अंदर फेमस है, वहाँ के लोग इनके सम्मान में इनको रोंटजन किरणें भी कहते हैं, एक्स किरणों को। अगली बात आती है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट, मापक इकाई। देखिए हर भौतिक राशि की मापक इकाइयाँ होती है कि वो उसकी यूनिट को वो किस में ले, तो यहाँ पर भी मापक इकाई जो है वो रंटजन है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे दूरी का मात्रक MKS में होता है, मीटर किलोग्राम सेकंड, इस तरीके से अपन लेते हैं, वैसे ही इसकी जो मापक इकाई है वो रंटजन है, ध्यान रखना एक्स किरणों की। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, आपको याद रखना होगा। फिर गुणधर्म की बात करें तो एक्स किरणों के बारे में अपन जनरली जानते हैं, एक तो इसकी तीव्रता और दूसरा ठोसों में प्रवेश क्षमता। एक तो इनकी तीव्रता अत्यधिक होती है, दूसरी ठोसों में प्रवेश की, क्योंकि इनकी आपको मालूम है कि इसका जो उपयोग है वो खास तौर से चिकित्सा क्षेत्र में होता है। मेडिकल लाइन में इसका एक वृहद उपयोग है, हम सभी जानते हैं, एक्सरे से भली भांति जानते हैं, परिचित हैं, क्योंकि एक्सरे के अंदर वह जो शरीर के अंदरूनी भाग है, ठीक है, उसके अंदर भी ये चले जाते हैं। तो इस कारण से इन दोनों के अंदर मतलब तीव्रता और ठोस के अंदर प्रवेश क्षमता, ये इनकी खासियत है। तो उपयोग के बारे में आपने देख लिया कि ये खास जो है चिकित्सा क्षेत्र में है, कोई विशेष बात नहीं। इतनी सी जानकारी आपको एक्सरे में याद रखनी है। दूसरी बात आता है सीटी स्कैन। हमने सीटी स्कैन वर्ड बहुत फेमस है, हमने खूब सुना है, हर किसी की मुँह सुनते हैं कि उसको अस्पताल लेके सीटी का स्कैन करना पड़ा, ये हुआ वो हुआ। तो सीटी स्कैन की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर टोमोग्राफी। ठीक है, यानी आजकल जो यूज़ करते हैं वो है कंप्यूटेड एक्सियल टोमोग्राफी, CAT, यानी केट के नाम से इसको जानते हैं। सबसे पहले ये बात ध्यान रखें, है ना, कंप्यूटेड एक्सियल टोमोग्राफी या CAT, केट। अगला है एक्सरे में यूज्ड, मतलब खास तौर से ये एक्सरे और एक्सरे को अधिक उन्नत बनाने के लिए मेडिकल इमेजिंग तकनीक है। ये खास तौर से ये एक मेडिकल इमेजिंग तकनीक है जो एक्सरे में काम आती है। और ये करती क्या है, शरीर की विस्तृत आंतरिक जानकारी देती है, अंदर के चित्र बना करके, छवियां बना करके देती है, ताकि शरीर के अंदर किस भाग में कहाँ पर कौन सी बीमारी है उसका डायग्नोसिस हो जाता है। फिर बात आती है इसके अंदर भी, जो बात मैंने इसके अंदर ली थी खोज एक्सरे की, वो विल्हेम कॉनरेड रोंटजन, सेम ऐसे ही यहाँ पर जो इसकी खोज हुई है 1972 में। देखिए इसकी 1895 में हो गई थी, ये 1972 में खोज हुई इसकी। और किसने की, खास तौर से ध्यान रखना पड़ेगा, गॉडफ्रे हाउसफील्ड। ये प्रश्न आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ब्रिटिश जो वैज्ञानिक है, भौतिक विज्ञानी, इन्होंने दिए गॉडफ्रे हाउसफील्ड, ये सीटी स्कैन के खोजकर्ता या आविष्कारक है। और इनके सहयोगी जो है वो है एलन कॉर्मेक। ये आपको ध्यान रखना होगा। एलन कॉर्मेक ये एक साउथ अफ्रीकन साइंटिस्ट हैं, साउथ दक्षिण अफ्रीका के। तो आपको इनका भी ध्यान रखना होगा। क्यों, खोज में तो आपके केवल यही है, लेकिन इन्होंने इसी का जो आगे यूज़ किया है, खास तौर से हेल्प करी है, वो चिकित्सा क्षेत्र में इमेज लेने और विभिन्न प्रकार के अंदर की छवियां प्राप्त करने में जो सहयोग किया था, इस चीज़ का यानी सीटी स्कैन का उपयोग करके, उसके अंदर इनका एलन कॉर्मेक का नाम आता है। 1979 यानी कि 79 में नोबेल पुरस्कार जॉइंट रूप में इन दोनों को मिला था। किस लिए? कंप्यूटर समर्थित टोमोग्राफी के विकास के लिए। ये आपको नोबेल पुरस्कार का भी ध्यान रखना होगा। फिर आता है नैदानिक चिकित्सा और निर्जीव ऑब्जेक्ट के चित्रों को प्राप्त करने में, यानी ये जो खास तौर से है, इसमें सहयोग किनका था?
इनका। जो चिकित्सा क्षेत्र में जो निर्जीव वस्तुएं हैं उनके भी अंदर के चित्र, कितनी खास बात है आप देख लें। निर्जीव वस्तुओं के अंदर से जो उसके एक स्ट्रक्चरल फोटो प्राप्त करने के अंदर भी सीटी स्कैन का उपयोग किया जा सकता है। तो देख लीजिए आपके सीटी स्कैन कितना इम्पोर्टेंस रखता, आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा भी बहुत सारे जो ये, क्योंकि जैसे ही इसने निर्जीव ऑब्जेक्ट की चित्र प्राप्त करने की बात की तो उसके बाद में इस सीटी स्कैन का प्रयोग काफ़ी विस्तृत हो गया और इस वजह से सीटी स्कैन का हमारे लिए बहुत उपयोगी है पढ़ना। ये हमारे सिलेबस के अंदर भी है, आप इन सभी को अच्छी तरह से स्टडी करें। आपको ये कंटेंट अगर अच्छा लगा हो तो आप इसको ज़रूर पढ़ें। सीटी स्कैन और एक्सरे के साथ साथ में 2-3 टॉपिक जो और है वो है बिल्कुल ब्रीफली इसके अंदर मैंने लिए हैं, और वो टॉपिक है आपके शल्य चिकित्सा और लेज़र किरणें और अल्ट्रासाउंड। ये 3 टॉपिक बिल्कुल सरफेस लेवल पे है और अपने को इसमें कुछ ज़रूरी बातें याद रखनी है, वो मैं आज इसके अंदर लेकर आया हूँ। ये आपके लिए रीट और जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उसके अंदर ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहली बात करें शल्य चिकित्सा। शल्य चिकित्सा मतलब सर्जरी जो करते हैं, ऑपरेशन जो करते हैं, उसके बारे में है हल्का सा। तो ये शल्य चिकित्सा की प्रणेता है वो कौन है? सुश्रुत, जो एक भारतीय चिकित्सा शास्त्री है, आयुर्वेद के आचार्य है एक तरह से। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि शल्य चिकित्सा के प्रणेता सुश्रुत हैं। फिर आता है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड की खोज सबसे पहली बात किसने की? इयान डोनाल्ड ने। तो अल्ट्रासाउंड की जो खोज है वो इयान डोनाल्ड ने की है। ये अल्ट्रासाउंड के अंदर वास्तव में विकिरण की जगह ध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है और उसके द्वारा चित्र लिए जाते हैं, जो खास तौर से सोनोग्राफी वगैरह में और भीतरी चित्रों को लेने में काम आता है। फिर आता है लेज़र किरणें। सबसे पहली बात आपका इम्पोर्टेंट पार्ट है लेज़र, यानी LASER। लेज़र किरणें, पहले तो इसकी फुल फॉर्म पता हो, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। हाँ, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। ध्यान रखना बाई ऑफ, इन चीज़ों का थोड़ा खास ध्यान रखना है, फुल फॉर्म भी वो पूछ सकते हैं इसकी। अब इसका जो इसी का अन्य नाम जो कि वास्तव में हिंदी नाम है, ये है प्रत्यक्ष वर्ण क्रम की EM वेव्स, मतलब प्रत्यक्ष वर्ण क्रम की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगे। कौन सी? प्रत्यक्ष वर्ण क्रम की, यानी प्रत्यक्ष वर्ण क्रम की विद्युत चुंबकीय तरंगे, ये है लेज़र। फिर आता है खोज। तो खोज किसने की? ये थियोडोर मेमन ने इसकी खोज की है, ये हमें इसका ध्यान रखना होगा। देखिए सीटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और लेज़र, इन सभी के खास बेसिक जानकारी जिसमें खोज, ये तो अपने को ध्यान रखना ही है। और ख़ास बात है यूनिट क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है कि लेज़र किरणों का जो मेज़रमेंट किया जाता है वो जिलेट में किया जाता है। जिलेट इसका मात्रक है, या हम कहें इसका मात्रक या यूनिट। फिर खास तौर से अभी जो है हीलियम नियॉन लेज़र जो है वो बहुत ज़्यादा काम आ रहे हैं। हीलियम और नियॉन दोनों ही उत्कृष्ट कैसे हैं, हमें इसका ध्यान रखना होगा। इसके अलावा एक रूबी सिल्वर भी काम आता है। रूबी एक मणि है, रूबी लेज़र, ये भी हमें इसमें ध्यान रखना होगा। अब इसकी जो विशेषता है वो खास तौर से देखो, एक तो ये प्रकाश जो है अत्यधिक एक वर्णी है, यानी कि मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स होता है। ये सबसे खास बात, हर किसी भी डिवाइस के अंदर एक वर्णी प्रकाश की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। दिशात्मक, यानी इसकी डायरेक्शन बिल्कुल फिक्स होती है, अलग अलग टाइम पे ये चेंज नहीं होते हैं। फिर आता है तीव्रता से संकेंद्रण, मतलब तीव्रता जो है मतलब बहुत जल्दी से इसका सेंट्रलाइजेशन हो जाता है, ध्यान रखना। मतलब एक ही जगह पर ये
फोकस करती है सारी की सारी तीव्रता। ये इसकी विशेषताएं हैं। फिर उपयोग की बात करें तो लेज़र आजकल कम क्लियर जानते हैं कि आजकल बिना ही सर्जरी के लेज़र ऑपरेशन से शरीर के अंदर की जो गांठें हैं या किसी भी तरह की अंदरूनी जो प्रॉब्लम्स है उसको देखा जा सकता है और उसका उपचार किया जा सकता है। तो लेज़र जो है वो किरणें काफ़ी भी इम्पोर्टेंट रखती है। इसलिए इसमें लिखा है कि वैज्ञानिक लैब हुआ, सुपरमार्केट हुआ, शॉपिंग मॉल्स हुआ, डीवीडी प्लेयर जो होता है मनोरंजन के साधन है उसके अंदर, इसके अलावा प्रिंटिंग के अंदर लेज़र प्रिंटर जो है बहुत फेमस है, आपको पता है। तो ये इसके खास उपयोग है। तो आपको बस ये जो चीज़ें हैं ध्यान में रखनी है, इससे बाहर ज़्यादा कुछ नहीं जाना है। हाँ, कुछ चीज़ें अगर और एक्स्ट्रा मिल जाए ले लेनी, बाकी लेज़र, शल्य चिकित्सा और अल्ट्रासाउंड इन सभी के बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए।